नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। 2024 का महासंग्राम में आज हम चर्चा करेंगे महर्षि विश्वामित्र की नगरी, बाबा बड़वेश्वर नाथ की नगरी बक्सर। बक्सर में लगातार 2 बार से अश्विनी चौबे अभी सांसद रहे हैं। आपको याद होगा, इसके पहले भी जब लालमुनि चौबे भी हुआ करते थे तो वह क्षेत्र में नहीं जाते थे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर लोग उनको वोट देते थे। यही करीब करीब हाल अश्विनी चौबे का है। क्षेत्र से दूर रहते हैं, कुछ वैसा काम उन्होंने नहीं किया है जो वह दिखा सके, जनता को बतला सके। फिर भी मोदी के नाम पर अश्विनी चौबे की नैया भी उसी प्रकार से पार हो रही है जिस प्रकार से लालमुनि चौबे की स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर पार हो रही थी। लेकिन इस बार पिछली बार वाली तस्वीर नहीं है। INDIA के जिस प्रकार से नेताओं में, गठबंधन में एक प्रकार से विश्वास जगा है, एक प्रकार से जो उनमें एकता जगी है, अगर INDIA का एकमात्र उम्मीदवार उतरता है, संयुक्त उम्मीदवार उतरता है, तो इस बार अश्विनी चौबे के लिए बक्सर से जीतना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। इसी विषय पर चर्चा करेंगे। सुमन जी, आपने देखा होगा कि लगातार अश्विनी चौबे क्षेत्र से गायब हैं। किसी प्रकार का, ना स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ना शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम अश्विनी चौबे के खाते में नहीं है। वैसे में 2024 की राह आप कितनी आसान या कितनी मुश्किल देख रहे हैं वर्तमान सांसद अश्विनी चौबे के लिए? देखिए, अश्विनी चौबे का एक पहला परिचय मैं आपको देना चाहूंगा कि जब बिहार भाजपा और जदयू की सरकार 2005 में बनी थी तो ये नगर विकास मंत्री हुआ करते थे। तो इन्होंने पटना को पेरिस बनाने की बात सर्वप्रथम इन्होंने ही की थी, जिसके बाद में नीतीश कुमार ने इनको कहा कि भाई इतना ऊंचा ख्वाब लोगों को मत दिखाइए। तो शुरू से बड़बोले नेता रहे हैं, क्षेत्र पर कोई पकड़ नहीं है। इनके अपने क्षेत्र में जो बक्सर लोकसभा है, उस क्षेत्र के अंदर में भाजपा कार्यकर्ताओं में इनके प्रति काफी रोष है। इलाके में जाते नहीं है, किसी भी प्रकार का समन्वय इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ या जनता के साथ में नहीं बनाया हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ मोदी लहर का नतीजा है जी। एक चीज ये भी तो है कि जिस प्रकार से बीजेपी ने इस बार कहा है कि करीब करीब 150 वैसे सांसद अपवाद छोड़कर, जो 2 बार से 3 बार तक MP रह चुके हैं, उनको इस बार टिकट नहीं दिया जाएगा। उनको संगठन में जिम्मेवारी दी जाएगी और नए चेहरे को, युवा चेहरे को मौका मिलेगा। वैसे में क्या अश्विनी चौबे का पत्ता कट सकता है, उनका टिकट कट सकता है इस बार बक्सर से? देखिए, मैं आपको बताता हूं कि 40 लोकसभा में अगर सबसे श्योर सीट किसी बीजेपी सांसद का अगर टिकट कटने की बात हो तो उसमें 1 नंबर पर अश्विनी चौबे ट्रेंड कर रहा है। ये बात आप समझ लीजिए। ये बक्सर के लोगों का दुर्भाग्य है कि बक्सर की जनता को कभी भी बक्सर का कोई आदमी जल्दी नहीं मिल रहा। लोकल अश्विनी चौबे तो आयातित नेता है ना, ये तो भागलपुर से उठकर आए हैं। मैं बक्सर की जनता से और भाजपा से ये सवाल करना चाहता हूं कि क्या इन लोगों को बक्सर में कोई नेता नहीं मिलता है? देखिए, बक्सर के इतिहास को समझिए। मैं बक्सर के इतिहास को, राजनीतिक और सामाजिक इतिहास को आपसे बताना चाहता हूं। बक्सर शुरू से कांग्रेस का गढ़ रहा है। बक्सर ब्राह्मण बाहुल्य वाला क्षेत्र माना जाता रहा है, शुरू से कांग्रेस का गढ़ रहा है। 1977 में रामानंद तिवारी को अगर छोड़ दें, जब लोकदल के तहत वो आए थे, नहीं तो 96 तक ये इस पर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के प्रत्याशियों की जीत हुई है। 1996 में पहली बार लालमुनि चौबे विजयी घोषित हुए थे और उसके बाद में वो 2004 तक लगातार 4 बार सांसद रहे। उनका काफिला, उनका रथ, विजयी रथ रुका 2009 में। 2009 में तब रुका जब, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जब नए परिसीमन पर चुनाव हुआ 2009 में प्रथम। तब उस समय जगदीशपुर और शाहपुर बक्सर लोकसभा से हटाया गया और रोहतास और कैमूर का आपको रामगढ़ और दिनारा विधानसभा क्षेत्र इसमें जोड़ा गया। बक्सर में ब्राह्मण जो बाहुल्य वाली जो छवि बनी हुई थी,
वो सर्वप्रथम 2009 में ही टूटी थी, क्योंकि उस समय के अगर वोटर का प्रतिशत आप देखें तो 4 प्रमुख पार्टियों ने उस समय चुनाव लड़ा था और सभी को 19 से 21% का ही वोट आया था। उस समय मात्र 2300 वोट से जगदानंद सिंह जीते थे। मैं आपको बताता हूँ, आरजेडी से बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं जगता बाबू। जी, जगता बाबू जीते थे, 1,32,000 वोट उनको आया था। बीजेपी के लालमुनि चौबे को 1,30,000 वोट आया था। बीएसपी को 1,27,000 वोट आया था और इंडिपेंडेंट ददन पहलवान उस समय चुनाव लड़े थे, 1,22,000 वोट उनको आया था। और इन सभी लोगों का प्रतिशत 1.5% के वोट का अंतर सभी लोगों के बीच में था। ददन पहलवान निर्दलीय 1,22,000। जी, अच्छा, मैं एक चीज जो थोड़ा सा बीच में रह गया था, 1989 और 91 में तेज नारायण सिंह यादव सीपीआई के टिकट पर जीते थे। ये बोलना बच गया था, इसको मैं दोबारा बोल रहा हूं। अब आते हैं 2014 के चुनाव पर। 2009 का चुनाव का मैंने आपको डिटेल्स बताया। 2014 में सभी लोगों को पता है भाजपा जदयू गठबंधन टूट गया था। उस समय भाजपा से सर्वप्रथम आपको अश्विनी चौबे को टिकट मिला। अश्विनी चौबे को जब टिकट मिला तो उन्होंने 3,19,000 वोट लाया और आरजेडी के जगता बाबू को 1,86,000 वोट आया था और वहीं ददन पहलवान को 1,84,000 वोट आया था। ददन पहलवान लगातार मैदान में टिके हुए हैं। लेकिन ध्यान देने की बात है कि 2004 में ददन पहलवान बहुजन समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर सामने आए थे, ठीक है। और उसके बाद में जदयू ने उस समय श्यामलाल कुशवाहा को भी टिकट दिया था और उनका वोट भी करीबन 1,17,000 के आसपास में आया। अश्विनी चौबे उस सीट को 2014 की सीट को 1,32,000 वोट से जीते थे। यही समीकरण 2019 में कुछ अलग हो गया, फिर भाजपा जदयू का मेल मिलाप हो गया और अश्विनी चौबे भाजपा के टिकट पर दोबारा फिर से आए और 4,73,000 वोट प्राप्त किया। उनके सामने फिर इस बार आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगता बाबू थे और जिनको वोट आया 3,55,000, करीबन 1,17,000 वोट से अश्विनी चौबे फिर जीते। लेकिन यहां ध्यान देने की बात है कि भाजपा जदयू का गठबंधन होने के बावजूद उनका जीत का मार्जिन 1,32,000 से 1,17,000 हो गया। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि ददन पहलवान को जो 1,84,000 वोट आया था, क्योंकि ददन पहलवान 2019 के चुनाव में नहीं खड़े थे, क्योंकि वो तब तक गुमराह से जदयू के विधानसभा के प्रत्याशी हो चुके, विधायक हो चुके, तो और भाजपा जदयू का गठबंधन हो चुका था। तो अब सबसे मजेदार बात देखिए, अब यहां से शुरुआत होता है। मैंने अभी पहले भी कहा कि जब नया परिसीमन हुआ तो जगदीशपुर और शाहपुर बक्सर लोकसभा से अलग हो गया और दिनारा और रामगढ़ वापस आ गया। आज मैं ब्रेकिंग बिहार के दर्शकों को बताना चाहता हूं कि एक मिथ बक्सर के बारे में गढ़ दिया गया है कि बक्सर ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है, जो कि सबसे बड़ा झूठ बात है आज के डेट में। बक्सर आज के डेट में अगर देखा जाए तो यादव बाहुल्य क्षेत्र हो गया है आज के डेट। वहां वोटों का समीकरण क्या है? वहां वोटों का समीकरण, जी मैं समझा रहा हूं। एक्चुअली होता क्या है ना कि बक्सर में भूमिहार आबादी भी काफी अच्छी है और वहां के भूमिहार तिवारी, दुबे, चौबे सारा टाइटल लगाते हैं। अब इस कंफ्यूजन में क्या होता है कि भूमिहारों के वोट को भी जो है ब्राह्मणों के वोट के साथ ऐड कर दिया जाता है। ये सबसे बड़ी मार्केबल बात है। बक्सर में एक ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र है। ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा गांव है आपको नैनीजोर। वहां के सारे भूमिहार तिवारी लगाते हैं और दिल्ली जो ये प्रस्ताव भेजा जाता है कि किस जाति के कितने वोटर हैं, तो उन सारे तिवारियों को जो है ब्राह्मण घोषित कर दिया जाता है। तो अभी तो जातिगत जनगणना का रिपोर्ट भी आने वाला है, दूध का दूध और पानी का पानी तुरंत हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, बक्सर यादव बाहुल्य क्षेत्र हो गया है। उसके बाद में ब्राह्मणों की आबादी आपको 2 लाख से ज्यादा नहीं है, 2 लाख से कम ही होगी। राजपूतों की आबादी भी तकरीबन 2 लाख के आसपास में है और भूमिहार समाज की भी आबादी करीबन 2 लाख 1.5 लाख के आसपास में है। बक्सर में वैश्य समुदाय की आबादी जो है 1 लाख के आसपास में है।
कोरी और कुर्मी 80,000 और कम से 60,000 कोरी कुर्मी की आबादी है। 17.5% आबादी आपको बक्सर में SC/ST समुदाय की है। और उसमें सबसे मजेदार बात यह है कि उस SC/ST समुदाय में सबसे ज्यादा आबादी, तकरीबन 40 से 50% आबादी सिर्फ और सिर्फ चमार जाति के लोगों की है। आप देखते होंगे कि विगत 2 चुनाव से कि बसपा का कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो जाए वो 80,000 1 लाख वोट ले आ रहा है। कहां से ले आ रहा है? बसपा का कैडर वोट जो है चमार जाति के लोग होते हैं। ये यूपी और बिहार का जो बॉर्डर है ना, इस बॉर्डर में आप देखेंगे कि बसपा का आधार है। ये आधार कहां से आता है? यूपी से सटे होने के कारण। बसपा तो जिस प्रकार से समाप्त हो रही है, उसका वोटर तो कहा जा रहा है कि बीजेपी की ओर झुकाव उनका हो रहा है। देखिए बात समझिए, बसपा, माले, इन सब टाइप जो पार्टियां हैं ना, ये कितना भी समाप्त हो जाए, इसके वोटर को बस ये पता है कि हमारा प्रत्याशी चुनाव में खड़ा है, वो जीतता है हारता है, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। तो आखिर बक्सर में बसपा के वोटर किधर जाएंगे? अब सबसे बड़ा बात यह कि बसपा खड़ा होगी कि नहीं खड़ा होगी। बसपा हमेशा से खड़ा होगा। हम वैसी संभावनाओं में बात कर रहे हैं कि जब बसपा अगर नहीं खड़ा होती है तब उसके वोटर किधर जाएंगे, क्योंकि घोसी में यह प्रयोग, उत्तर प्रदेश के घोसी में यह प्रयोग फेल हो चुका है। देखिए बसपा अगर खड़ा नहीं होगी तो उसके वोटर बिखर जाएंगे, उसके वोटर बिखर जाएंगे, भाजपा में भी चले जा सकते हैं, थोड़ा सा पार्टियों में। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे देखिए, चिराग पासवान कोई फैक्टर नहीं होंगे इन वोटरों का। देखिए चिराग पासवान का तो हर जिला में प्रभाव है, दलित वोटरों में तो उसका विशेष प्रभाव है। और अगर बसपा, अगर चिराग पासवान के लोगों का वहां दौरा होता है, चिराग पासवान का दौरा होता है, तो जाहिर सी बात है कि दलित वोटों पर तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग तो वैसे तो पूरे बिहार में घूम रहे हैं, कई सालों से घूम रहे हैं, चुनाव के समय नहीं घूम रहे हैं, लगातार घूमते आ रहे हैं। जी। इन सब समीकरणों के बीच में और आंकड़ों के बीच में हम लोग एक बात करना भूल गए कि बक्सर लोकसभा के अंदर कितनी विधानसभाएं हैं, इसको जानना जरूरी है। उस पर भी आ रहे थे, और संभावित कौन कौन कैंडिडेट हो सकते हैं इस पर भी अभी आएंगे। जी हाँ। कितने विधानसभा सीटें और किस पर किसका कब्जा है, किन पार्टियों का? बक्सर लोकसभा के अंदर में 6 विधानसभा क्षेत्र है, और इन 6 विधानसभा क्षेत्र पर बड़ा अजीब संजोग है फिर से कि सारी की सारी सीटों पर महागठबंधन का कब्जा है। मतलब जिस प्रकार से आरा में था, जी आरा में था, पाटलिपुत्र में था, वहां पर भी आप पटना से जो बक्सर की ओर बढ़ रहे हैं, पश्चिम की ओर पटना से, तो तमाम विधानसभा सीटों पर महागठबंधन का कब्जा है। महागठबंधन का कब्जा आ जा रहा है। नहीं, आरा में 2 सीट पर, आरा लोकसभा के अंदर 2 सीट पर बीजेपी का कब्जा था। आरा, बड़ाहड़ा और आरा शहरी क्षेत्र जो है, इन दोनों पर भाजपा का कब्जा है। लेकिन अगर आप बहुमत देखिएगा तो 7 सीट जिस प्रकार से आरा लोकसभा में है, उसमें 5 पर महागठबंधन का कब्जा है। पाटलिपुत्र में वही स्थिति है, बक्सर में पूरा का पूरा महागठबंधन है। तो फिर मोदी जी के लिए तो राह इस बार की काफी मुश्किल नजर आ रही है, खास करके इस एरिया में। थोड़ा सा समझने की बात है कि बक्सर में जो 6 विधानसभा क्षेत्र है, इस पर किसका महागठबंधन में किसका कब्जा है, बात समझिए। बक्सर विधानसभा में जो शहरी क्षेत्र है विधानसभा का, वहां पर आपको 2 बार से लगातार मुन्ना तिवारी कांग्रेस के टिकट पर जीत रहे हैं। कांग्रेस के मुन्ना तिवारी है, हाँ बिल्कुल। फिर उसके बाद में है आपको, मैं बताना चाह रहा हूं, राजपुर सुरक्षित क्षेत्र है, जहां से विश्वनाथ राम है, कांग्रेस के प्रत्याशी विधायक है। डुमरांव में माले के अजीत सिंह जीते हुए हैं। आरजेडी का 3 क्षेत्रों पर कब्जा है। ब्रह्मपुर से शंभू यादव है, दिनारा से विजय मंडल है, और रामगढ़ से बहुचर्चित सुधाकर सिंह है, जो नीतीश कुमार के साथ अपनी अदावत को लेकर लगातार चर्चा में बने हुए थे। तो कहने का मतलब है कि यहां पर महागठबंधन के तीनों दलों का जो है कब्जा है। और अगर आपके लोकसभा क्षेत्र के सारे विधानसभा क्षेत्र पर आपकी अपोजिट पार्टी का कब्जा है, तो ये कहीं ना कहीं उस लोकसभा सांसद के ऊपर में भी प्रश्न चिन्ह दिखाता है। उनसे ये सवाल तो किया जाएगा ना
उनसे ये सवाल किया जाएगा इस बार टिकट देने के लिए कि आपको क्यों टिकट दिया जाए, आपने विधानसभा चुनाव में क्या प्रदर्शन किया है, आपको फिर से टिकट देने का क्या आधार बने। मैं पक्के तौर पर कह रहा हूं, जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर और न्यूज चैनल और अखबारों के द्वारा जो बताया जा रहा है, जो समझाया जा रहा है, ये 100% सत्य है कि इस बार अश्विनी चौबे का टिकट कट कर ही रहेगा। तो आखिर किसको मिलेगा एनडीए से? मनोज तिवारी की काफी जोर शोर से चर्चा चल रही है। मनोज तिवारी जी, मनोज तिवारी, और मनोज तिवारी को मिलेगा तो फिर से आयातित उम्मीदवार बक्सर के लोगों को मिलेंगे। लेकिन सीट का क्या होगा? सीट का क्या होगा, देखिए सीट के लिए बक्सर लोकसभा में आज के डेट में सबसे बड़ा फैक्टर अगर कोई है तो वो है ददन पहलवान। इस चीज को समझने की मनोज तिवारी अगर लड़ते हैं बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से, तो निश्चित तौर पर एक मजबूत दावेदार, एक मजबूत उम्मीदवार होगा एनडीए का। मजबूत उम्मीदवार होगा। देखिए, मुझे जहां तक लग रहा है कि बक्सर लोकसभा का जिस प्रकार का सामाजिक ताना बाना है, उस ताना बाना में कैंडिडेट भाजपा के कोई विशेष काम नहीं कर पा रहे हैं। लालमुनि चौबे, चेहरा सिर्फ मायने रखता है मोदी जी का। लालमुनि चौबे जो पूर्व सांसद थे, उनके पास में जब क्षेत्र की जनता जाती थी तो वो कहते थे साहब कि हमने शुरू में बताया कि लोग उनको नहीं देते थे, मोदी अटल जी के नाम पर देते थे। एनडीए का तो क्लियर हो गया कि चलिए अगर अश्विनी चौबे नहीं मिलते हैं तो एक सशक्त उम्मीदवार, एक प्रबल दावेदार है मनोज तिवारी। लेकिन महागठबंधन से आईएनडीए के जो संयुक्त उम्मीदवार होंगे वो कौन हो सकते हैं? क्योंकि जिस प्रकार से ददन पहलवान की उपस्थिति हमेशा से रही है और उन्होंने अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराई है, निर्दलीय अगर 1 लाख से ज्यादा आप वोट ला रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपकी क्षेत्र में पकड़ है। वैसे में कौन संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं आईएनडीए के? देखिए, आईएनडीए के संभावित उम्मीदवार जो अभी तक दिख रहा है कि लालू यादव जगदानंद सिंह पर ही जो है दांव खेलना पसंद करेंगे। उसका कारण है कि जैसा मैंने अभी पहले बताया कि राजपूत वोटों की संख्या भी 2 लाख के आसपास में है। अब लालू यादव के दिमाग में आएगा कि भाई अगर ये 2 लाख वोट जो है, देखिए आज के डेट में पूरे बिहार में अगर सबसे स्मार्ट, समझदारी के साथ मतदान करता है तो आप राजपूत समुदाय को कह सकते हैं। राजपूत जाति के लोग जो है ये आपको बीजेपी वोटर ही माने जाते हैं, लेकिन जब इनका कोई प्रत्याशी किसी क्षेत्र से खड़ा होता है तो उनका झुकाव उसके प्रति कुछ अलग लेवल का चला जाता है। खास करके इस बार आनंद मोहन का जो प्रकरण है, इसके कारण भी राजपूत वोटों का झुकाव। आनंद मोहन तो अब मैं क्या कहूं उनको, आनंद मोहन एक ऐसा कारतूस है जो चल चुका है और वो बार बार चलने वाला नहीं है, वो फूका हुए कारतूस। नहीं, आनंद मोहन की फैक्टर नहीं है। हमने कहा कि आनंद मोहन को लेकर के जो बातें हुई, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनकी सजा माफ करवाई कानून के दायरे में रह करके, वैसे में वो यह तो जरूर कहेंगे ना कि हमने उनको आजाद कराया। वैसे में राजपूत समुदाय के वोटों पर, आनंद मोहन का व्यक्तिगत हम बात नहीं कर रहे हैं, राजपूत समुदाय पर निश्चित इसका असर पड़ेगा। राजपूत समुदाय पर असर पड़ेगा, लेकिन इसका उल्टा असर यादव समुदाय पर भी तो पड़ेगा। यादव वहां पर बक्सर का लोकसभा का जो स्थिति है, यादव मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि वहां पर हमारा वोट ज्यादा है और हमारा सांसद हमारी पार्टी का राजपूत उम्मीदवार रहेगा। वो राजपूत के पीछे गोलबंद नहीं होना चाहते हैं। इस बात को समझने की आवश्यकता है। 1,84,000 वोट ददन यादव ने 2014 में लाया था और 1,86,000 वोट जो है आपको जगता बाबू ने लाया था। आप समझिए इस बात को। वहां यादव जाति के अंदर में जो राजनीतिक चेतना जगी है, उनके अंदर में जो राजनीतिक भूख बढ़ा है, वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है कि 3 लाख वोटर हमारा है और हम जगदानंद सिंह के पीछे में चले। नहीं चलेंगे, मेरी समझ से तो बिल्कुल नहीं चलेंगे। और अगर जगदानंद सिंह को टिकट मिलता है तो ददन पहलवान को अगर राजनीति में जिंदा रहना है, चूंकि अभी वो कोई विधायक भी नहीं, निश्चित तौर पर खड़ा होंगे, बिल्कुल खड़ा होंगे। और अगर ददन पहलवान खड़ा होते हैं तो 100% सीट जो है बीजेपी का फिर फिक्स हो गया जी। अगर आईएनडीए इस पर अपना जो है बुद्धि से काम लेती है, लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति के माहिर खिलाड़ी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं,
वैसे में अगर यह लोग डिसीजन लेते हैं कि ददन पहलवान जैसे लोकल उम्मीदवार जिनकी अपनी एक पकड़ है निर्दलीय से लेकर के जो किसी पार्टी विशेष से जुड़े रहे, तो अगर INDIA के संयुक्त उम्मीदवार होते हैं ददन पहलवान, तब बीजेपी के उम्मीदवार के लिए राहें क्या हो सकती है? देखिए, ददन पहलवान अभी कुछ दिन पहले लालू यादव से मिले भी थे, और अगर ददन पहलवान आरजेडी के प्रत्याशी होंगे तो सही संघर्ष देखने को मिलेगा। लेकिन उस समय फिर उस परिस्थिति में राजपूत वोट आरजेडी के पास में कितना जाएगा ये भी देखने की बात है। तो कहने का मतलब कि अगर राजपूत वोट आता है INDIA में तो यादव वोट खिसकने का डर है, यादव आता है तो राजपूत का खिसकने का है, तो वैसे में तो फिर राय मुश्किल हो सकती है महागठबंधन के INDIA के। वैसे में इंडिया गठबंधन के पास में छोटी जातियां जो अत्यंत पिछड़ी जातियां हैं उनको संगठित करना, प्लस उसके अलावा जैसे कि इस बार नीतीश कुमार अलग हुए हैं तो कुर्मी कोयली जाति की संख्या भी जैसे मैंने बताया तकरीबन 1.5 लाख वोटर है वहां पर, 1,40,000 के आसपास में कुर्मी कोयली जाति के वोटर भी। इन सब वोटों को संगठित करना, प्लस जगता बाबू का अपना एक क्षेत्र में पकड़ है ही, तो ऐसा नहीं है कि जगता बाबू के क्षेत्र में घूमेंगे तो राजपूत वोट जो है कन्वर्ट थोड़ा बहुत भी आरजेडी की तरफ नहीं हो। लेकिन सवाल यह है कि अगर ददन यादव को मिलेगा तो जगता बाबू भी कितने अंदर से मन से उनके लिए वोट मांग सकते हैं, ये भी देखने का विषय होगा। तो माना जाए कि अभी की स्थिति में मेरा आखिरी सवाल भी यही रहेगा कि अभी की स्थिति में कुछ भी कहना मुश्किल है कि इस बार फिर से बीजेपी वहां से जीत का परचम लहराती है, या INDIA के नेता अगर वहां से ददन पहलवान जैसे किसी उम्मीदवार को देते हैं तो यह सीट उनकी झोली में भी जा सकती है। देखिए, हम लोग कई विधानसभा क्षेत्र में घूमे थे, वहां की जनता से हमने बात भी किया था। वहां के जनता के अंदर में बहुत दुख है कि स्थानीय मुद्दों को लेकर कोई चर्चा नहीं होती है। डुमरांव में सूता मिल, चीनी मिल और क्या क्या है उन सब को खोलने की चर्चा आज तक किसी ने दोबारा नहीं की है। जब से वो बंद है तब से बंद ही है, तो लोगों में दुख है। लेकिन इसके बावजूद लोग कहते हैं कि भैया वोट तो हम देंगे मोदी को। जो ये फॉरवर्ड कास्ट के लोगों से बातचीत के आधार पर मैं कह रहा हूं, और फॉरवर्ड कास्ट के लोगों के बातचीत के आधार में इसलिए बना रहा हूं और जीत के आधार को जोड़ रहा हूं कि करीबन 40% से ऊपर वोट जो है सवर्ण जाति का है वहां। तो लोगों का इतना वहां पर कोई सिस्टम नहीं है, कोई उद्योग धंधा नहीं है, उसके बावजूद लोगों का ये कहना कि प्रत्याशी कोई भी रहे हम तो मोदी के नाम पर ही वोट देंगे, ये दर्शाता है कि कई कमियों के बावजूद भाजपा का पलड़ा वहां मजबूत दिखता है। चलिए, धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। तो निश्चित तौर पर जो हमारा आकलन है इसमें बीजेपी का INDIA का पलड़ा बक्सर में भारी नजर आ रहा है, क्योंकि बक्सर में अभी तक का जो इतिहास रहा है, कैंडिडेट चेहरा मायने नहीं रखता है कि कौन कैंडिडेट रहेगा, वहां मायने रखता है कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके नाम पर वोट पड़ता है, जिस प्रकार से इसके पहले स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर वोट पड़ता था, वैसे में INDIA अगर इस तरह के उम्मीदवार उतारती है ददन पहलवान जैसे धरती के लोग जिनकी अपनी एक पकड़ है, जो निर्दलीय भी लाख से ज्यादा वोट लाते हैं, तब शायद इंडिया के लिए स्थिति गड़बड़ हो सकती है, कमजोर हो सकती है। लेकिन अगर दूसरा कोई कैंडिडेट रहता है वैसे में बीजेपी की राह आसान हो सकती है। हालांकि आगे क्या होगा देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आप बने रहे।